आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री हम पूरी किताब के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा सिलेबस समझ लीजिए कवर हो जाएगा। आप 99% इसी से आपके क्वेश्चन सब फंस जाएंगे। 1% इधर उधर हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, लेकिन सब क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। 60% बहुत होते हैं, ध्यान रखना। जो अनसार्ड पेपर है हमारे पास केमिस्ट्री का ना, इस पूरे अनसार्ड पेपर के हमने ले लिए हैं और इधर उधर के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ले लिए किताब उताब के ढूंढ कर। ठीक है, ध्यान रखना, इनको आपको 100% तैयार करते रहना है यहाँ पर। ठीक, ये 99% इसी में से आपके फंस जाएंगे। ध्यान रखना, 60% बहुत होते हैं पूरी केमिस्ट्री के। ठीक है, और हम नेमिंग रिएक्शन आपको दे देंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेमिंग रिएक्शन मिलने बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप कमेंट करेंगे फिर से दे देंगे। 100% आपका पेपर फंस जाएगा इसी में से, ध्यान रखना, गारंटी इस बात की है। ठीक है, इसी में से फंस जाएगा। आपको सिर्फ तैयार कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। एक बार क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है, पढ़ लेना 2-4 बार। ठीक है, न्यूमेरिकल भी है, सब है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसी में से 99% क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण, यही हर साल आते ही हैं इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, यही आएंगे आपके। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इनको आपको तैयार करते रहना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इस बार के लिए। ठीक है, देखिए क्या होता है परासरण दाब। यहाँ पर देखिए, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या होता है परासरण दाब, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है उसको द्वारा विलायक से, जो विलायक होता है विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। विलायक विलय आप जानते होंगे क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है विलय वो क्या होता है विलय, जो ज़्यादा मात्रा में होता है क्या होता है विलायक। जो टोटल हमारे पास बिलियन बनता है उसे बिलियन कहते हैं, तो टोटल जो सोल्यूशन बनता है बिलियन कहते हैं उसे। टोटल जो घुलता है, मतलब जो घुलता है वो क्या होता है बिलियन कहते हैं। मान लीजिए चीनी ले लेना आप और जल ले लेना, तो वो टोटल आप घोरेंगे शरबत बनेगा और वही क्या होगा, बिलियन होगा। यही है यहाँ पर। वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, जो विलयन है उसके द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए, क्या विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, परिभाषा है, बस पढ़ लेना 1-2 बार। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबोया जाता है, जो धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर समझा देते हैं। हमारे पास मान लीजिए पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है, हमारे पास विलयन भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है, विलयन है यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक हमने धातु की छड़ ले ली, यहाँ पर धातु की छड़, इस धातु की छड़ यहाँ पर क्या है, विलयन है। ध्यान रखना क्या है, सोल्यूशन इनकी विलयन विलयन है, और धातु की ये छड़ है। जब इसमें हम धातु की छड़ को इसमें विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ तब विलयन के पृष्ठ के बीच, विलयन का पृष्ठ के बीच क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, यही लिखा हुआ है। जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तब विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कोई कठिन परिभाषा है, कुछ नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर मोलर चालकता की परिभाषा देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, मोलरता, मतलब कि मोलर चालकता की परिभाषा, सूत्र और मात्रक लिखिए। यह परिभाषा आ जाए या इस पर न्यूमेरिकल आ जाए, इस सूत्र पर बस आपको पुट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, देखिए, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, देखिए, विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिसे आयनों में तोड़ा जा सकता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl, HCl, KCl, KBr बहुत से होते हैं। ठीक है, विद्युत अनघट्य क्या होते हैं, जो जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, जो आयनों में नहीं तोड़े जा सकते, उनसे कहते हैं विद्युत अनघट्य। ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, यूरिया हो सकती है, बहुत से हो सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, परिभाषा के लिखने के लिए आ सकती है। क्या होता है मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1000 मल्टीप्लाई के डिवाइड बाई एम, जहाँ मोलरता को कह सकते हैं या सांद्रता दी होगी। ठीक है, मात्रक क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। यम, जहाँ का यम क्या है, मोलरता, के क्या है, विशिष्ट चालकता। आपको उसमें एग्जाम में दे देगा, मोलरता दे देगा, विशिष्ट चालकता दे देगा। आपसे मोलर चालकता आपसे पूछ लेगा, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यार परिभाषा आ जाएगी। ध्यान रखना। ठीक है, लिख लिया, तीसरा भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब देखिए चौथा देखेंगे हम। देखिए सेल स्थिरांक, चौथा क्वेश्चन। सेल स्थिरांक क्या है, देखिए क्या होता है, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, सेल कांस्टेंट कहलाता है। देखिए समझ लीजिए, सेल स्थिरांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L/A। देखिए यल, जो जहाँ यल क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। यल क्या है, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, और ये क्या है हमारे पास, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इसी से आपको परिभाषा बना लेनी है। किस टाइप से बनाएंगे बताइए, कि ये क्या होता है, यल क्या होता है, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी
तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का रेशियो यानी कि अनुपात, इसी को कहते हैं सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। को कठिन है क्या? किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे? किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, मात्रक इसके लिए क्या लिख लेंगे? मात्रक अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दी हो तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा या मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही लिए, फालतू का कोई क्वेश्चन एक नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, निर्णय समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। क्या होता है? इस समीकरण की सहायता से किसी दिए गए अर्ध सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। किसी सेल का क्या किया जा सकता है? सेल का क्या ज्ञात किया जा सकता है? विभव ज्ञात किया जा सकता है तथा सेल के लिए विद्युत वाहक बल, क्या सेल के लिए विद्युत वाहक बल EMF की गणना भी की जा सकती है। इसका उपयोग भी जा सकते हैं, यानी कि निर्णय समीकरण का उपयोग 2022 में क्या है, उपयोग क्या है, तो यहाँ पर यही लिख देंगे, इसी समीकरण की सहायता से दिए गए सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है तथा सेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना भी की जा सकती है। ठीक है, लिख लेना। फिर देखिए हमारे पास m n+ है, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन कहाँ से है? देखिए m n+ है यहाँ पर, यहाँ जहाँ m क्या हो सकती है? कोई धातु हो सकती है, मेटल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर m0, हमने इसे बैलेंस करने के लिए n इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ पर n+ है और यहाँ पर ओनली 0 है, मुक्त अवस्था में 0 है। ठीक है, तो इसके लिए हम n+ से यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0, हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। देखिए यहाँ पर n+ है, यहाँ पर n नेगेटिव, मतलब कि n+ में से n नेगेटिव कितना हो जाएगा? 0 बचेगा। बस यही इसके लिए बैलेंस कर दी, इतना लिख दिया। फिर इस सब क्रिया के लिए निर्णायक समीकरण निम्न है यहाँ पर। ठीक है, क्या है? निर्णायक समीकरण निम्न है यहाँ पर। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E0 माइनस के 2.33 अपन इंटू RT बटे NF log 1/m n+। ठीक है, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है, E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है, E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे दिखाते हैं आपको, इतना नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए जहाँ R क्या है? गैस नेतांक लिख लेना, जिसका मान कितना होता है? 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, T क्या है? ताप है। F क्या है? फैराडे नेतांक है, ये फैराडे नेतांक की 96,500 वैल्यू होती है, लिख लेना। EML+ क्या है? धातुआन की क्षमता है यहाँ पर, और 25 सेंटीग्रेड पर यहाँ पर लिखिए। देखिए E बराबर क्या हो जाए? E0, यहाँ पर 25 सेंटीग्रेड लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 25 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर 25 प्लस के इसमें 273 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 273 में 298, कितना हो जाएगा? 298 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 और 3 8, 5 देखिए इसको जोड़ेंगे, 25 5 3 8 7 दोनों सही है, 298 केल्विन हो जाएगी। यहाँ पर 298 यानी कि उसकी जगह पर T की जगह पर 298 यानी कि R की जगह पर 8.31 पुट कर दिया यहाँ पर, और T की जगह पर 298 पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर फैराडे यानी F की जगह पर 96,500 फैराडे नेतांक होता है। ठीक, क्वेश्चन टेबल इसको आपको याद रखनी है, log 1/m n+। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 0.0591 डिवाइड बाई n log 1/m n+ आ जाएगा यहाँ पर। इस पर 100% न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना। ठीक है, लिख लीजिए, इतना आपको लिख देना था यहाँ पर, सब लिखना, तभी तो 3-4 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर मोल अंश से हम क्या समझते हैं, या मोल अंश पर न्यूमेरिकल आ जाए या मोल अंश की परिभाषा आ जाए, दो में से एक चीज़ तो आना ही आना है, निश्चित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मोल अंश क्या होता है? किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल अंश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। क्या होता है? देखिए किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है, तब बिलियन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल अंश कहते हैं। देखिए समझ लीजिए परिभाषा, क्या समझ लीजिए परिभाषा, समझ लीजिए, यहीं पर समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसमें है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर पात्र, इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर मान लीजिए मोल या नहीं, यहाँ पर है, मान लीजिए बिलियन है, यहाँ पर क्या है? बिलियन है, यही तो बिलियन तो लिया है यहाँ पर। देखिए किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिलियन है। यहाँ पर मान लीजिए ए के मोल यहाँ पर है, एन बी के मोल है यहाँ पर, तो किस टाइप से इसकी परिभाषा बनाएंगे? मोल अंश की परिभाषा, यानी कि एक्स काई से लेते हैं, काई बराबर क्या होता है? बिलियन में, यानी कि किसी बिलियन के एक घटक के मोल या एक अवयव के मोल, तो बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या क्या है? Na प्लस एन बी का रेशियो यानी कि अनुपात मोल अंश कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मोल प्रभाज्य कहलाता है। ठीक है, यही हम कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या? किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक का मोल अंश तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का रेशियो अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल अंश कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ काई इसके लिए निकाला Na प्लस एन बी। ठीक है, एक से जहाँ पर ए लिखा हो जस्ट इसके ऊपर मोल होते हैं, जहाँ पर बी लिखा हो जस्ट इसके ऊपर एन बी होता है, बाकी सब नीचे वाला 80 होता है। जब इसको जोड़ेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों को, तो इसका ये कट जाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, इसका एलसीएम Na प्लस एन बी कट जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर आप एग्जाम में अगर मोल अंश के लिए निकालने के लिए आया तो ए के मोल निकाल लेना, यहाँ पर पुट कर देना, उसको उधर भेज 1 से घटा देते, दूसरे के मोल आ जाते हैं। ये स्टार से फार्मूला लगाना, तब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आपको लिखवा दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको लिख लेना यहाँ पर। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए 7वां क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि इसकी कोटि हम निकालेंगे ना इसकी, चूंकि ये गैस अवस्था में, गैस में होता है ना, लिक्विड में होता है, वो क्या होता है उसकी जीरो कोटि होती है। ध्यान रखना, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो इसकी कोटि निकालेंगे, इसकी जीरो हो जाएगी, इसीलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यही क्या यहाँ पर सफिशिएंट है, यहाँ पर मतलब कि एग्जाम्पल। ठीक है, वही लिखा हुआ, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अणुओं की सांद्रता है यहाँ पर, अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल H2 + L2 HNO2HCl, बहुत बार एग्जाम्पल पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना, ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर आभासी आणविक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी कोट एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, तब ऐसी अभिक्रिया को आभासिक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासिक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए समझ लीजिए, हमारे पास ये कि C2H5COCH3 यहाँ पर है। ठीक है, क्या है CH3 COOCH3 H2O यहाँ पर। ठीक है, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, एस्टिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसकी आणविकता किस टाइप से निकालते हैं, इसके अणुओं की संख्या देखते हैं। इसके मोल कितने हैं, 1 है, इसका मोल कितना 1 है, 1 को ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन कोट इसकी किस टाइप से निकालेंगे, देखिए ये जीरो। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड होता है, जल होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, इसलिए उसी लिक्विड और गैस उसके लिए कोट क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, सॉरी जीरो लेते हैं। 0 + 1 = 1। अब यहाँ पर एक आणविकता के लिए नहीं देखते, कोट के लिए लेकिन देखते हैं, बट हम यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कोट 1 हो जाएगी। तो यही तो परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखी हुई, वह अभिक्रिया जिसकी कोट तो 1 हो परंतु आणविकता एक ना हो, आभासी आणविक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहलाती है आभासी आणविक अभिक्रिया कहलाती है। यही तो है। क्या किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे यहाँ पर इसकी, वह अभिक्रिया जिसमें कोट तो 1 हो बट लेकिन आणविकता एक ना हो। ठीक है, क्या आणविकता एक ना हो, क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया को आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। 8वां क्वेश्चन हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखिए 9वां देखेंगे हम। देखिए 9वां क्वेश्चन, क्रिया के कोट या क्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए क्रिया इधर डालेंगे हेडिंग क्रिया की आणविकता, इधर डालेंगे हेडिंग क्रिया के कोट। ठीक है, देखिए क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। बहुत बार लगातार आ रहा है, 18, 17, 19, 22, 23 लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, ए शून्य हो सकती है। ठीक है, नंबर 2, क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। क्रिया के कोट अभिकारक की सांद्रता को बताती है। ठीक है, यह भिन्नात्मक हो सकती है, यह भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। कोई कठिन है, देखिए क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। अभी निकाली थी यहाँ पर, देखिए कोट शून्य हो सकती है लेकिन ये आणविकता कभी शून्य नहीं होगी। अभी आप एग्जाम्पल बताया था आपको आभासी आणविक अभिक्रिया में, बताया था नहीं, क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। कभी आई थी शून्य नहीं, लेकिन कोट आ सकती है। क्रिया की कोट क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। देखिए पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ाया था, शून्य कोटि की अभिक्रिया परिभाषा पढ़ाई थी। उसकी एग्जाम्पल लिखा H2 + L2 = 2HCl गिव्स आउट 2HCl। तो उसकी कोट क्या होगी, लिक्विड में, गैस में था, इसलिए शून्य होती है, इसलिए हो सकती है शून्य हो सकती है। ठीक है, क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। जो क्रिया की आणविकता है रेक्टेंगल अभिकारक इधर वाला हो तो उधर वाला उत्पाद होता है। ठीक है, उस पर क्या करते हैं, निर्भर करती है। यह क्रिया की कोट अभिकारक की सांद्रता को क्या करती है, बताती है। सांद्रता को क्या करती है, बताती है। ठीक है, यह भिन्नात्मक हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शन वैल्यू आ सकती है, 5/2, 3/4 इस टाइप से। यह भिन्नात्मक या पूर्ण आएगी नहीं, 2, 3, 4, 5 से एग्जैक्ट वैल्यू आएगी सिर्फ। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ध्यान रखना। या प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। जो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसको हम किसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, क्रिया द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन होगा, नोट कर लीजिए। इन सबको नोट करते रहना। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने हैं। ठीक है, इन सबको नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखिए तथा इसके लिए सूत्र निगमन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के लिखा हुआ अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए प्रथम लिखा हुआ, इसीलिए यहाँ पर देखिए एक अणु, यानी प्रथम अणु की सांद्रता पर लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रथम अणु, अगर द्वितीय या द्वितीय अणु पर। ठीक है, अगर यहाँ पर शून्य है तो निर्भर नहीं करता है। अगर ठीक है, यही द्वितीय तृतीय आपकी है, द्वितीय तक है, यहाँ पर तृतीय सिलेबस में है नहीं। ठीक है, ये वही लिखी हुई है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, यह प्रथम अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए व्यंजक देखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे, CH3 COO जो है एक रिएक्शन ले ली हमने। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल आप लिख लेंगे प्रथम कोटि की। इसकी कोटि कितनी होगी यहाँ पर, कोट किस टाइप से, इसकी कोट कितनी होगी, इसकी 0 होगी, इसकी 1 होगी, तो 0 + 1 इसकी 1 हो जाएगी। एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर। अब कोट कितनी है यहाँ पर, 1 है।
ठीक है। अब देखिए एक रिएक्शन हो रही है हमारे पास, एक रिएक्शन ऐसे पी हो रही है हमारे पास, इसका मान लिया प्रारंभ में ए मान लिया यहाँ पर, इसके लिए 0 मान लिया। अब देखिए टी समय बाद कुछ यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, ए माइनस का एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स मोल हो जाएगा, एक्स घटा दिया, टी समय बाद हो जाएगा। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की क्षमता पर निर्भर करता है। ये क्या होता है, अभिकारक की एक अणु की क्षमता पर निर्भर करता है। क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। dx/dt क्या है, वेग है, क्या है हमारे पास, वेग है, ठीक है। dx/dt वेग है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाए, समानुपाती a - x इसके, ठीक है। अभिकारक क्या होता है ना, इसका अभिकारक इधर वाला अभिकारक होता है, इधर वाला उत्पाद होता है। तो dx/dt समानुपाती a - x की पावर क्या हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाए, क्या आ जाएगा, कोष्टेंट क्या आ जाएगा, a - x, ठीक है। अब देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, ए नीचे ले जाए, dx/a - x के dt हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को कर देंगे समाकलन करने पर, इसका समाकलन कर दिए दोनों पक्षों का। जब समाकलन करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर dx/a - x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। a - का x हो जाएगा, जहाँ पर ट्रिकी चीज़ है वहाँ पर हम समझा देते हैं आपको लिखकर, ठीक है। के dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, के dt हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, के dt हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं dx है यहाँ पर, dx इसका वन अपन x का क्या होता है, इंटीग्रेशन log x होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है, log x हो जाए, या रुक जाइए अभी, देखिए इंटीग्रेशन इसको जूम करते लिखा dx/a - का x हमने क्या लिखा, ht लिखा, a - x ht लिखा। अब के क्या है, कोस्टेंट, इसको बाहर निकाल दीजिए, dt हो जाएगा। इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन log होता है, log x हो जाएगा, x यहाँ पर क्या है पूरा a - का x है, ठीक है। अब देखिए dt का क्या होता है, t होता है, मालूम होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर माइनस का है, अगर x होता है, कोई चर होता है माइनस पर, चर पर लगाओ तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। बाई चांस लिखा होता है x माइनस है तो माइनस नहीं लिखते हैं, अगर बाई चांस लिखा होता है हमारे पास x माइनस है, चूंकि ये कोस्टेंट है, इस पर कोई मानता नहीं है, अगर इस पर लगाओ तो उस पर माइनस लगा देते हैं यहाँ पर इसके, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे भाग करेंगे तब भी माइनस ऊपर ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, तो लिखिए यहाँ पर, यदि यहाँ पर यह t/0 पर, t बराबर प्रारंभ में t/0 लिया, तब हमारे पास क्या ले लेंगे हम, x/0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। x/0 हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण नहीं डाली थी यहाँ पर, देखिए इसको डाल दिया था समीकरण 1, क्या डाल दिया था, इसको एक समीकरण 1 डाल दिया, ठीक है। अब इसको डाल दिया समीकरण 2, यहाँ पर क्या डाल देंगे, यहाँ पर बराबर लिखिए, बराबर, चाहे कोस्टेंट वैल्यू जोड़ना चाहते हैं जोड़ दीजिए, कोस्टेंट सी जोड़ दीजिए, इसको डाल दिया समीकरण 2। अब देखिए t/0 x/0 ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए t/0 यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, अब यहाँ पर x/0 रखेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर log a बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए रुक जाइए, माइनस का log यहाँ पर a - का 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर। अब देखिए t/0 के पूरा 0 हो जाएगा, c हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पर log a बचेगा, log a बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं। अब c का मान समीकरण 2 में रखना है पुनः, या c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पर c का मान, यहाँ पर पुट कीजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा, log a - का x हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर kt हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर रखेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का log a हो जाएगा, यहाँ पर हो गया log a, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, इसको इधर ले आइए, ये माइनस का इधर लाएंगे, किसका हो जाए, प्लस का हो जाए, प्लस वाले आगे लिख लेंगे, log a हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, log a - का x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जरा बताना, kt हो जाएगा। अब देखिए log m - n का फॉर्मूला क्या होता है, log m/n होता है, क्या होता है, log m/n, a - का x हो जाएगा, ठीक है। t प्रारंभिक सांद्रता या t समय बाद सांद्रता यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए kt हो जाएगा यहाँ पर, या लिख सकते हैं इसको, या क्या लिख सकते हैं, या kt बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, log a/, हो जाएगा a - का x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बेस ई होगा, यहाँ पर बेस ई होगा, दिखाते नहीं लेकिन बेस ई होता है, ध्यान रखना। तो बेस ई हटाते हैं, ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब बेस ई हटाते हैं तो आगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, log बेस 10 में चेंज हो जाता है, किस में हो जाता है, log बेस 10 में चेंज हो जाता है यहाँ पर। और बाकी सब एच लिखे, a - का x हो जाएगा, इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। क्लास 12 में आप पढ़ रहे हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा, बेग स्थिरांक के लिए फॉर्मूला 2.303 अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा, log, यही आपको फार्मूला प्रूफ करना था, a/, क्या आ जाएगा, a - का x हो जाएगा, बस हो गया काम। इस पर न्यूमेरिकल हर साल आता है, एक आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। बस वैल्यू आपको पुट करनी होगी, प्रारंभिक सांद्रता दी जाएगी, टी समय में बाद सांद्रता आपको निकालनी होगी, बस टी का मान दिया जाए, बेग स्थिरांक आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत न्यूमेरिकल सोल्व भी करवाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ठीक है। यह बेग स्थिरांक के लिए सूत्र निगमन कीजिए, प्रथम कोटि के लिए सूत्र निगमन कीजिए, कुछ भी किसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, अभिक्रिया का वेग क्या है, इसको या लिख सकते हैं, इसके प्रवाहित करने वाले कारकों को लिखिए,
ठीक है, ये इसको प्रभावित करने या इसके प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, कुछ भी क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए एक अंक ध्यान रखना, सभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी है इस बात की, इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान रखना। पेपर देकर आना तो बात करना बाद में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एकांक समय में किसी अभिक्रिया का अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। क्या एकांक समय, एक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं अभिक्रिया के दर या वेग कहते हैं, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, ध्यान रखना। अब इसके प्रभावित करने वाले कारक लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना हेडिंग प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिकारक की सांद्रता लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। जब हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होता है, देखिए, ठीक है, उत्प्रेरक का जो रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, ठीक है, क्रिया को तेज कर देता है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट जैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, समझ लीजिए। देखिए उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देता है। जो उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। संकीर्ण ऊर्जा का होता है एक्टिवेशन एनर्जी, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया में सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। क्या कहते हैं, जो सक्रिय अणु होते हैं उसकी संख्या क्या है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बस। अब लिख लीजिए इसको, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए अभिकारकों का अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से आएगा, ध्यान रखना, 100% बता रहे हैं, ठीक है। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अभिकारकों की अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, अधिक होता है, ठीक है। लिख लीजिए 11वां क्वेश्चन हमारे पास हो गया, क्या होगा, 11 हुआ, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये 100% न्यूमेरिकल आया, किसी ना किसी सेट में बता रहे हैं, ठीक है। इसी या दूसरा इसी कौन सेट पर आ सकता है, यहाँ पर दुगुना हो सकता है, 10 की जगह पर दुगुना हो सकता है, 10 हो सकता है, 100% बता रहे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसी अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण करने पर लगा समय उसके T1/2 का 10 गुना होता है। ये आपको प्रूफ करके लाना है। यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, ध्यान से देखना। जब भी परसेंटेज में दिया जाए तो क्या करते हैं, बताइए। यहाँ पर जब भी परसेंटेज में दिया जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर किसका मान होता है, किसका होता है, ए परसेंटेज एक्स का मान होता है, एक्स का मान ले लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया, 99.9, ठीक है। अब देखिए जब परसेंटेज में दिया जाए तो ए का मान कितना ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, मालूम होगा, बेसिक सी बातें होता है, ले लेते हैं कि नहीं, बस इतना अगर आप कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना हमें पहले इतना हमें दिया है, और क्या दिया है यहाँ पर, सिद्ध करना, पहले लिख लीजिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है हमें, यहाँ पर सिंपल भाषा में समझिए, जो करना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है यहाँ पर, देखिए पूर्ण करने में लगा समय उसके T½ का 10 गुना होता है, यानी कि T½ मतलब अर्धआयुकाल का 10 गुना होता है, T½ का 10 गुना होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करके लाना, किसका 10 गुना होता है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसी अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण करने में लगा समय का 10 गुना होता है, समय का T½ का 10 गुना होता है। T½ का मतलब क्या होता है, गुणा, तो T½ लिखा यहाँ पर, 1/2 लिखा, का मतलब क्या होता है, गुणा, ध्यान रखना। 10 मतलब कि 10 लिख लीजिए यहाँ पर। इतना आपको क्या करके लाना, सिद्ध करके लाना है, ठीक है। 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का, ठीक है। अब देखिए अर्धआयुकाल का पहले फॉर्मूला बता दीजिए। अर्धआयुकाल का ये लाना है तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए अर्धआयुकाल का, ठीक है। अर्धआयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर T बराबर होता है हमारे पास, T बराबर क्या होता है अर्धआयुकाल का फॉर्मूला, देखिए T½ होता है, T½ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693, क्या होता है 0.693 होता है, बटे क्या होता है, के होता है, ध्यान रखना। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया, समीकरण 1 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला ड्राइव कराया है, सिद्ध कराया, वही लिख लीजिए यहाँ पर। क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का फॉर्मूला, के बराबर होता है, क्या होता है, के बराबर 2.303 बटे क्या होता है, टी होता है कि नहीं, लोग ए बट्टे क्या होता है, ए माइनस का x होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए के बराबर यहाँ पर 2.303 बटे टी, यहाँ पर एच टी लिखा हमने, टी एच टी लिखा, लोग ए का मान जरा बताना कितना है, 100 है, यहाँ पर 100 लिख लिया। यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर नीचे क्या है, 100 है। और एक्स का मान कितना है, 99.9 है, यहाँ पर 99.9 लिखा, यहाँ पर लिखा। अब देखिए अब घटाइए इसको, क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए 2.303 बटे टी लिखा है यहाँ पर, लोग 100 एच टी रहने दीजिए ऊपर ही। अब देखिए 100 में से 99.9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, यहाँ पर कितना बचेगा,
0.1 बचेगा और कितना बचेगा 0.1 बचेगा। यहाँ पर पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी, क्या हो जाएगा टी। और लोग 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, लोग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n लोग m, क्या होता है n लोग m होता है। तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे क्या हो जाएगा t हो जाएगा, पावर कहाँ आ जाएगी आगे आ जाएगी 3 लोग 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और लोग 10 का मान जरा बताना कितना होता है 1 होता है, लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 2.303 बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, के बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 सिपरे 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, पॉइंट कितने के बाद यहाँ पर लगा देंगे, बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कर दीजिए डिवाइड, यहाँ पर 2 समीकरण 2, तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लिया, समीकरण 2 बटे समीकरण कुछ भी लिख लिए जो आपके दिमाग में आए, ठीक है। मान लीजिए हम समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं समीकरण 1 बटे समीकरण 2 मान लीजिए लिख रहे हैं हम, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 मान लीजिए हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समीकरण 1 जरा बताना कितना है यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 क्या हमारे पास t1/2 है, तो t1/2 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया बट्टे। और समीकरण 1 कहाँ जरा बताना है, यानी LHS को LHS के साथ भाग करते हैं, RHS को, लेकिन समझे सिंपल भाषा में इधर वाले जो होते हैं उसको इधर वाले के साथ भाग करते हैं, जो उधर वाले होते हैं उधर वाले के साथ भाग करते हैं। तो t1/2 इधर क्या हमारे पास k लिखा हुआ है k कि नहीं लिखा हुआ k, और इधर नीचे k लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया k। अब इधर वाले देखिए कितना है 0.693 लिख दिया, बटे क्या है हमारे पास k है, यहाँ पर लिख दिया k डिवाइडेड बाई इसके इधर क्या है हमारे पास जरा देखना कितना 6.909 कितना हमारे पास 6.909 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर t लिखा हुआ है, ठीक है t लिख दिया हमने, लिख दिया t। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर करना तो कुछ है ही नहीं, देखिए कैलकुलेशन करनी है बस। देखिए t1/2 को क्या लिखा हमने एज टी लिखा, बट्टे k को क्या लिखा एज टी लिखा, 0.693 बट्टे k को क्या लिखा एज टी लिखा, t कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 6.909 नीचे आ जाएगा। अब देखिए k से k उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा कैसे के, कट जाएगा कैसे के। अब क्या बचेगा यहाँ पर t1/2 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको सार्थक अंकों में मान लीजिए हम ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं बताइए यहाँ पर, इसको ले लेते हैं सार्थक अंकों में, कोई किसी को ले लीजिए आप, ठीक है किसको ले लें यहाँ पर सार्थक अंकों में, ठीक है इसको ले लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 6.93, देखिए यहाँ इसको भी सार्थक अंकों में ले लीजिए, इसको सार्थक आपने पढ़े होंगे, अगर 5 से बड़ा होता है तो इसमें जोड़ देते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। अगर इसमें 5 से बड़ा होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी होते हैं, ठीक है। अगर 5 से बड़ा होता है तो इसमें जोड़ देते हैं, अगर 5 से छोटा हो तो एच टी लिख देते हैं, 5 से छोटा है एच टी लिखा है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लिख दिया टी ज्यों का त्यों लिखा, बटे। अब देखिए 5 से छोटा है तो ज्यों का त्यों लिखा, 6.9 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 6.9 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है 1 2, अब यहाँ पर क्या 1 के बाद, तो पॉइंट यहाँ पर देखिए 1 के बाद, तो मान लीजिए 2 के बाद करना चाहते हैं जिससे कि बराबर हो जाए, पॉइंट काट सकते हैं। यहाँ पर इसके आगे 1 करोड़ जीरो बढ़ा सकते हैं, 10 करोड़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें 1 जीरो की जरूरत है तो जितनी जीरो की जरूरत होती है उतने बढ़ा लेते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 के पॉइंट है 1 की जरूरत थी, ठीक है 2 के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो की जरूरत थी, क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 के पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 699t बटे क्या बचा यहाँ पर 69 मल्टीप्लाई 10 लिख देते हैं। यहाँ पर जब 10 की मल्टीप्लाई करें इतना आ जाएगा, देखिए 69 से 69 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया। तो देखिए t1/2 क्या बचेगा, t बटे 10 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की इधर मल्टीप्लाई 10 t1/2 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगी। यही तो आपको सिद्ध करके लाना था, या t बराबर लिख लीजिए t1/2 गुणा 10, यही होता है, टी हाफ का 10 गुना होता है, देख लीजिए यही हमें सिद्ध करके लाना था, आ गया सिद्ध करके दिखा दिया हमने। कितना सिंपल है, को कठिन है, यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है, लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है विस्तार पूर्वक आपको बताया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है हैंस प्रूव्ड लिख लीजिए, यहाँ पर हो गया काम, ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, अब देखेंगे 13वां क्वेश्चन, ठीक है नोट करते रहना सबको, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट है, इसी में से फंसेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ग्लूकोज को 12 ग्राम 100 ग्राम जल में घोला गया है, इस विलयन का क्वथनांक कितना है, बिलियन का क्वथनांक है, ध्यान रखना। जल के लिए केवी की गणना कीजिए,
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको विलय विलायक यहाँ पर मालूम है तो हो जाएगा क्वेश्चन। जो कम मात्रा में क्या होता है, ग्लूकोज क्या है, विलय, जिसमें जो घुलता है, जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, विलायक होता है। जो घोला जाता है वो विलय होता है, जिसमें घुलता है, जल में घुलता है तो क्या होता है, विलायक होता है। कोई चीज़ होगी हम जल में घोलेंगे, जल सबसे ज़्यादा डालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर विलय का भार, ग्राम मतलब समझिए, अगर मात्रक ग्राम लगा समझिए, भार दिया उसमें कहने ना, तब ये भार है, क्या है, भार है, वेट है। तो स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार हमें कितना दे दिया, 12 ग्राम दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 12 ग्राम है, ठीक है। और क्या दे दिया यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू यानी कि विलायक का भार, विलायक का भार कितना लेंगे, कैपिटल डब्ल्यू यानी कि 100 ग्राम दे दिया यहाँ पर, कितना दिया, 100 ग्राम है, ठीक है। घोला इस बिलियन का क्वथनांक इतना दे दिया यहाँ पर, बिलियन का क्वथनांक कितना हमारे पास 100.34 है, कितना है 100.34, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए बिलियन का क्वथनांक, यहाँ पर बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक हमें कितना दे दिया यहाँ पर 100.34 सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 इसको केल्विन में मत कन्वर्ट करना, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है, केल्विन में मत कतई न मत करना, ठीक है। इतना दिया यहाँ पर, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। जल के लिए केवी की गणना कीजिए, यानी केवी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, केवी का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना चाहिए क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन मालूम होना चाहिए, तभी फार्मूला लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते हैं, चूंकि ये बिलियन का क्वथनांक दिया है यहाँ पर। तो क्वथनांक में उन्नयन निकाल लीजिए। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है, बिलियन का क्वथनांक माइनस का जल का क्वथनांक, क्या होता है, बिलियन का क्वथनांक, ठीक है। ये क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, बिलियन का क्वथनांक माइनस का जल का क्वथनांक, माइनस का जल का, आगे लिख लेना, जल का क्वथनांक। बताइए जल का क्वथनांक क्या होता है, तो मालूम होना चाहिए आपको। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 होता है, मालूम होगा, ठीक है। डेल्टा टीवी बिलियन का क्वथनांक कितना दिया यहाँ पर 100.34 दे दिया यहाँ पर, माइनस का जल का क्वथनांक कितना दिया, जल का क्वथनांक हम जानते हैं 100 होता है। जब इसको में से घटाएंगे हम तो डेल्टा टीवी का मान आ जाएगा, डेल्टा टीवी का मान कितना आ जाएगा 0.34 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीग्रेड हो जाएगा 0.34 सेंटीग्रेड। अब बस फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर केवी का मान आ जाएगा। आपका डायरेक्टली आप फार्मूला लगा सकते हैं केवी के लिए। क्या होता है केवी के लिए फार्मूला, तो केवी के लिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी मल्टीप्लाई क्या होता है, यहाँ पर, हाँ, डेल्टा टीवी मल्टीप्लाई। लेकिन ग्लूकोज का आपको क्या मालूम होना चाहिए, ग्लूकोज का आपको अणुभार इनकी एम होता है, ये फार्मूला लिखिए, डेल्टा टीवी मल्टीप्लाई एम, मल्टीप्लाई क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू होता है, स्मॉल डब्ल्यू होता है, डिवाइड बाई क्या होता है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पर। देखिए आपको फार्मूला बता देते हैं, आता कहाँ से, इसको इस टाइप से मत लिखिए, गड़बड़ आप रटना मत, एक फार्मूला सिर्फ याद कीजिए, आपको नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक फार्मूला यहाँ पर लिखिए क्या होता है, देखिए अभी बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए एक फार्मूला सिर्फ ध्यान रखिए, कौन सा होता है, डेल्टा टीवी का, वरना आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा। डेल्टा टीवी का फार्मूला होता है हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई क्या होता है, केवी गुणा क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू होता है, बटे क्या होता है, एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू होता है। ये फार्मूला सिर्फ याद करना है, ठीक। कोई एक चीज़ पूछी जाएगी इसमें से हम निकाल सकते हैं। हमें किसका मान निकालना है, केवी का मान निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या बचा 1000 गुणा क्या बचा, केवी बचा यहाँ पर, गुणा क्या बचा, स्मॉल डब्ल्यू बचा, हमें केवी का मान निकाल, इन सबको नीचे ले आइए। तो केवी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा टीवी हो जाएगा यहाँ पर, गुणा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, नीचे लाएंगे इसको 1000 हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। बस ये फार्मूला आपको अप्लाई करना था यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। करिए केवी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा टीवी का कितना दिया 0.34 लिख लिया। एम का मान, इनकी ग्लूकोज का अणुभार आपको जरूर ऐसे रटा होना चाहिए, कितना होता है 180 होता है, कितना होता है, विलय का अणुभार कितना होता है, एक विलय का अणुभार होता है, इसे मालूम ध्यान रखना 180। ग्लूकोज का यूरिया कितना होता है 60 होता है, ग्लूकोज का कितना होता है 180 होता है, ठीक है। उसका सुक्रोज का याद कर लेना, ठीक है, 3-4 होते हैं, डायरेक्टली हमको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कैपिटल डब्ल्यू का मान देखिए कितना है हमारे पास 100 है यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 100 लिख लीजिए यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 तो है यहाँ पर, देख लीजिए 100 यहाँ पर पुट कर देंगे हम, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है यहाँ पर 100 है, 100 तो है यहाँ पर, देख लीजिए 100 है, तो 100 यहाँ पर पुट कर दीजिए। 100 लिखा यहाँ पर, 100 लिखा, डिवाइडेड बाई 1000 जिम का 3 लिखा, 1000 जिम का 3, स्मॉल डब्ल्यू का मान देखिए 12 यहाँ पर दिया हुआ है, 12 पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या पुट कर दीजिए 12 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 1 3 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 6 से काट दिए, 6 दूनी 12
और छितियाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन इसको 2 से भी काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 से इसको काट दीजिए 0.2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा 14, 2 7 14 होगा, 7 कितना होता है 51 होता है। तो के बी बराबर ये लिख लीजिए 0.17 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, के बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 कितना होता है 51, 51 लिखिए। पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बना जाएगा यहाँ पर, 0.51 यहाँ पर के बी का माना गया यहाँ पर 0.51 तो होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ इसको लिख सकते हैं मात्रक सेंटीग्रेड किलो प्रति मोल। ठीक है, प्रति मोल, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन ये सोल्व करना था। ठीक है, आ गया आंसर यहाँ पर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिए 14 देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को 14 नंबर देखिए, किसी अभिक्रिया के 400 तथा 600 केल्विन का वेग स्थिरांक क्रमशः इतना इतना दिया है, संकर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इसके आने के चांसेस सवाल है, क्योंकि 2-3 सालों से कटा हुआ था, इनकी 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन आ चुका है तब भी 2022 में फिर आएगा ये। ठीक है, किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन यानी कि टेम्परेचर दे दिया यहाँ पर, टेम्परेचर मतलब T1 का मान, T1 का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, T1 का मान 400 केल्विन लिख लिया, 400 केल्विन। T2 का मान देखिए, T2 का मान कितना है हमारे पास 600 केल्विन है, 600 केल्विन लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। वेग स्थिरांक क्रमशः यानी कि K1 का मान, K1 का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर 0.02 दे दिया यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, K2 का मान कितना दिया है यहाँ पर वेग स्थिरांक 0.08 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। किसी की ज्ञात करनी है संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी से बोल सकते हैं। ई ए का मान क्या ज्ञात करना है, इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है, क्या होता है log K2 बटे K1 और क्या होता है कि log K2 बटे K1 ई ए बटे क्या होता है हमारे पास 2.303 और क्या होता है R होता है R, T2 माइनस का T1 बटे क्या होता है T1 इंटू T2, ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए log K2 का कितना है हमारे पास 0.08 है। ठीक है, डिवाइड बाई K1 का मान कितना है 0.02 है। ठीक है, बराबर देखिए ई ए इसका मान निकालना ही है 2.303 लिखा। ठीक है, अब देखिए लिखा T2 का मान कितना हमारे पास 600 है, 600 लिख दिया, माइनस का T1 का मान कितना है 400 है, 400 लिख दिया, बटे T1 इंटू T2, T1 का मान कितना है 400 है, 400 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा T2 का मान कितना है 600 है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 एकम 2 चक्कू 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा log 4 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा ई ए आर भी लिखिए, आर क्यों छूट रहा है, ई ए बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। 600 में से 400 को कितना बचेगा बताना जरा, 200 बचेगा यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा 400 गुणा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा यहाँ पर, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1200 हो जाएगा। log 4 का मान चुके में दिया गया है 0.60, log 4 का मान कितना है 0.60 है, 0.60 लिख लिया यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा ई ए बटे क्या हो जाएगा 2.303 इंटू क्या हो जाएगा आर आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 4 12 1200 हो जाएगा। ठीक है, या ले सकते हैं इसको हम, क्या ले सकते हैं या। ठीक है, ई ए बटे 2.303 आर गुणा 1200 लिखा, बराबर क्या हो जाएगा 0.60 हो जाएगा। हमें ई ए का मान इस पूरे की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ई ए बराबर क्या हो जाएगा 0.60 मल्टीप्लाई 2.303 आर गुणा क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, आर का मान पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ई ए बराबर 0.60 गुणा 2.303 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है हमारे पास, आर का मान देखिए 8.314, कितना है 8.314 है यहाँ पर, कितना है 8.314, सब एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, 8.3 इसकी यहाँ पर 1200 यहाँ पर लिख लिया, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ई ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई ए का मान आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर। ठीक है, जूल प्रति केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मात्रा क्या होता है ई ए का। ठीक है, ई ए का मात्रा क्या होता है, ये नहीं होता जूल प्रति केल्विन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ई ए का मान निकाल लेना आप। ठीक है, यही होता है जूल प्रति केल्विन ही मात्रक होता है, लिख लेना जूल प्रति केल्विन, देख लेना जूल प्रति केल्विन ही होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, 25 सेंटीग्रेड पर KCl के n/50 बिलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व इतना है। ठीक है, यदि सेल का प्रतिरोध इतना हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए हमें के का मान दे दिया है यहाँ पर कप्पा, यानी के का विशिष्ट चालकत्व किससे लिखते हैं, अभी बताया था, यानी परिभाषा बताया के कितना है 0.0
2765 मोह प्रति सेंटीमीटर। क्या है? मोह प्रति सेंटीमीटर। ठीक है। सेल का प्रतिरोध कितना दिया है यहाँ पर? आर का मान देखिए यहाँ पर सही है। आर का मान कितना है यहाँ पर? 400 ओम लिख लिया। 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की परिभाषा बताई थी। देखिए अब आ गया न्यूमेरिकल, देखिए आया था पेपर में। ये लपान ए का मान यहाँ पर क्या करना है? फाइंड करके लाना है यहाँ पर। ठीक है, बस फार्मूला लगाइए यहाँ पर। सेल स्थिरांक एक फार्मूला होता है हमारे पास के बराबर विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है फार्मूला? 1/r होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है? L/A होता है। क्या होता है हमारे पास? फार्मूला होता है। बस वैल्यू हमें के किसका मान निकालना है यहाँ पर? L/A का मान निकालना है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। के इंटू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? L/A हो जाएगा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? L/A लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, के इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए L/A जिनका तो इनका के का मान जरा बताना कितना है हमारे पास? 0.02765 0.00275। ठीक है, 65 लिख लिया, मल्टीप्लाई आर का मान, लेकिन आर कहाँ से आ गए? के बराबर, हाँ आर का मान, आर प्रतिरोध, हाँ प्रतिरोध का मान कितना दिया? 400। ठीक है, कितना लिख लिया यहाँ पर? 400। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप? मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी आपका आंसर आ जाएगा लगभग समथिंग सब कर लेना मल्टीप्लाई। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सेल स्थिरांक का मान आ जाएगा। किसमें दिया है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इनवर्स से इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स आपका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन आया था ये बताइए? यहाँ पर कोई कठिन आया हुआ पेपर में है बहुत बार इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिए 16 देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल का मोलन अवनमन स्थिरांक कितना दिया है यहाँ पर? वेरी सिंपल है। क्या दिया? 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, तो ये स्मॉल w का मान दे दिया यहाँ पर। विलय 31 ग्राम यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम में जल में, यानी कि विलायक दे दिया जल कितना यहाँ पर? 500 ग्राम है यहाँ पर। 500 ग्राम जल में विलय किया गया है। ठीक है, विलयन का हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, विलय के हिमांक की गणना करनी है। ठीक है, जल के लिए मोलन अवनमन स्थिरांक कितना दिया है यहाँ पर? इनके 1.86 दे दिया है यहाँ पर। कितना दिया है यहाँ पर? यानी कि क्या दिया है? अवनमन स्थिरांक, मोलन अवनमन स्थिरांक यहाँ पर। मोलन अवनमन स्थिरांक यानी KF मोलन अवनमन स्थिरांक। KF का मान कितना है? 1.86 दे दिया यहाँ पर। केल्विन किलो प्रति मोल। ठीक है, मोल यहाँ पर दे दिया। इसके लिए डायरेक्टली, लेकिन एथिलीन ग्लाइकोल का पहले अणुभार निकाल लीजिए। क्या निकालिए? अणुभार। तो यहाँ पर लिखिए C2H6O2 का अणुभार। इसके लिए अणुभार बताइए क्या होता है यहाँ पर? एथिलीन ग्लाइकोल अणुभार निकालिए। देखिए कार्बन कितना होता है? 12 होता है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? 6 × 12, हाँ 12 होता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, 6 गुणे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है, 2 गुणे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 दूनी कितना होता है? 24 हो जाएगा यहाँ पर। 6 6 हो जाएगा। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसको जरा जोड़ना कितना हो जाएगा? 32 और 24 और 6 जोड़िए यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। जोड़ लेना आप। ठीक है, देखिए 6 2 8 4 12 का 2 3 2 5 1 6। ठीक है, अणुभार यानी कि स्मॉल m का मान अणुभार आ गया यहाँ पर। C2H6O2 का अणुभार आ गया यहाँ पर। ठीक है, विलय का अणुभार निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर निकालिए। एक फार्मूला होता है, अभी बताया था डेल्टा TF का, डेल्टा TV का मान बताया था शायद। डेल्टा TF का ये फार्मूला क्या होता है भाई? एक ही फार्मूला KF मल्टीप्लाई क्या होता है? स्मॉल w मल्टीप्लाई क्या होता है? 1000 बटे क्या होता है? m गुणा कैपिटल W होता है। ठीक है, पहले पुट कीजिए। डेल्टा TF का मान निकालिए पहले यहाँ पर। डेल्टा TF का मान, तो KF का मान कितना दिया यहाँ पर? दिया है 1.86 मल्टीप्लाई स्मॉल w का कितना है हमारे पास? 31 है। कितना है? 31 लिखा यहाँ पर। लिखा 1000 लिख लिया यहाँ पर। 1000 लिखे m गुणा कैपिटल W। m का मान क्या है? ये निकाला अणुभार 62 आया यहाँ पर। 62 कैपिटल W का मान कितना है यहाँ पर? कैपिटल W का मान कितना है? 500 यहाँ पर। कितना है? 500 यहाँ पर। कैपिटल W का मान कितना है? 500 लिखा यहाँ पर। लिखा 500 लिखा। अब देखिए इसको काटिए। देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 5 1 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए। 2 1 2 2 3 6 2 1 2 31 से 31 उड़ा दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1.86 ही बचेगा तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा? डेल्टा TF का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1.86 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1.86 आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डेल्टा TF का मान निकाल लिया यहाँ पर 1.86। ठीक है, केल्विन में आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1.86। अब देखिए यहाँ पर, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर?
देखिए हमें पूछा गया है यहाँ पर कि बिलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिलियन का हिमांक किस टाइप से निकालते हैं? पहले शुद्ध जल का हिमांक आपको मालूम होना चाहिए। किसका मालूम होना चाहिए? शुद्ध जल का हिमांक आपको मालूम होना चाहिए। शुद्ध जल का हिमांक जरा बताना कितना होता है हमारे पास। ठीक है, शुद्ध जल का हिमांक लिखिए यहाँ पर, तो लिखिए आता है बिलियन का हिमांक। तो बिलियन का हिमांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बिलियन का हिमांक। ठीक है, बिलियन का हिमांक क्या होता है फॉर्मूला? बिलियन के हिमांक, हाँ बिलियन का हिमांक बराबर फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है? शुद्ध जल का, यानी कि हाँ शुद्ध जल का हिमांक क्या होता है? शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक माइनस का शुद्ध जल का हिमांक, और क्या होता है? जो निकाला है हिमांक उसमें से इसी में से घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो निकाला है हमने हिमांक इसमें निकाल डेल्टा टी एफ इसी में से घटा देते हैं, डेल्टा टी एफ। तो शुद्ध जल का हिमांक आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन में। कितना होता है? 273.15 होता है, ध्यान रखना। माइनस का इसका मान कितना निकाला? 1.86 निकाला यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको घटा दीजिए यहाँ पर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसको घटाइए, देखिए 273 यहाँ पर लिखिए, 273.15 लिखा, यहाँ पर पॉइंट लगाइए, 8 लिखिए, 6 लिखिए, 1 लिखिए। ठीक है, देखिए 15 में से 6 गया कितना बचेगा? 9 बचेगा यहाँ पर। 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचे कितने बचेंगे यहाँ पर? 10, एक जीरो बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक दाही लिए हमें 10 हो गया, 10 में से 8 गया कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचे कितने? 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 7 बचेगा, 2 बचेगा, 271.29 बचेगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा? 271 बराबर 271.29 केल्विन। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, कोई कठिन सवाल है? कैलकुलेशन है, रफली हटा छोड़िए इसको, ये आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया, 16वां क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए अब 17वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अवकल वेग समीकरण लिखिए। क्या लिखना? अवकल वेग समीकरण। सेकंड पार्ट बी की सांता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, थर्ड देखिए ए तथा बी दोनों की सांता दुगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक अभिक्रिया के प्रति बी तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ठीक है, अवकल वेग समीकरण लिखिए। तो अवकल वेग समीकरण यहाँ पर देखिए ए के प्रति क्या है? प्रथम यहाँ पर, और बी के प्रति क्या है? द्वितीय है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए अवकल समीकरण, तो आर बराबर यहाँ पर लिखिए अवकल समीकरण क्या हो जाएगा? के इंटू क्या हो जाएगा? ए लिखिए यहाँ पर। ए क्या यहाँ पर? प्रथम है, ए के प्रति क्या है हमारे पास? प्रथम। तो यहाँ पर प्रथम मतलब एक घात लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बी के प्रति कितनी है हमारे आपके पास? द्वितीय है। क्या है? द्वितीय है, तो यहाँ पर बी के प्रति क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। यहाँ पर लगा दी द्वितीय, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया यहाँ पर। फिर देखिए बी की सांता 3 गुनी करने पर, बी की सांता 3 गुनी करने पर, तो कर दीजिए भाई 3 गुनी सांता करने पर यहाँ पर बी की सांता, या रुक जाइए, देखिए आर बराबर यहाँ पर ए पहले का आंसर आ जाए, इसको लिख लीजिए के ए 1 की पावर यानी बी स्क्वायर। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया यहाँ पर बी की सांता यहाँ पर, अब स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट, अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए देखिए ये आंसर आपका हो गया, समझ लीजिए। देखिए बी की सांता 3 गुनी करने पर कर दीजिए 3 गुनी सांता 3 गुनी, तो आर डैश इसको मान लीजिए, क्या मान लेंगे? आर डैश। तो के एच टी लिखा है यहाँ पर, बी की सांता 3 गुनी करने पर, किसकी? इसकी सांता, तो इसकी सांता 3 गुनी कर दीजिए, तो 3 × 3 बी, इस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी सांता 3 गुनी कर दी, तो क्या हो जाएगा? आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? के ए हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? के ए, इसका स्क्वायर कीजिए 9 बाहर निकालिए, डायरेक्टली स्क्वायर करके 9 बाहर निकालिए, बी की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अब देखिए इसको 9 को बाहर निकालिए, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? 9 बाहर निकालिए यहाँ पर, के ए इंटू बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? समीकरण 1 से किसके बराबर? आर के, तो यहाँ पर लिख लीजिए आर डैश बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 9 आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 9 यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 आर। ठीक है, यानी कि अतः आर 9 गुना हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? अतः तो 3 गुनी करने पर क्या प्रभाव, यानी कि बी के सांता 3 गुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अतः आर 9 गुना हो जाएगा, अतः आर 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना दर क्या हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी, हो जाएगा लिख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट सोल्व हो गया हमारे पास। फिर देखिए ए तथा बी की सांता दोगुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है, ए तथा बी की दोगुनी, यहाँ पर इसकी सांता दोगुनी कर दीजिए, यहाँ पर क्या करने पर? दोगुनी, तो आर डबल डैश लिख लीजिए यहाँ पर, आर डबल डैश कीजिए, इसकी भी सांता दोगुनी कीजिए, के दुगुनी सांता कर दी हमने, कर दी सांता दोगुनी। ठीक है, इसकी भी सांता दोगुनी कीजिए,
2b हो जाएगा यहाँ पर, दुगनी सानता कर दी, क्या कर दी हमने, दुगनी सानता कर दी, यहाँ पर कर दी दुगनी सानता, ठीक है। अब देखिए आर डबल डैश, थर्ड पार्ट सोल्व हो रहा है क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखिए आर डबल डैश के हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2a लिखा हमने एज इट इज़, लिखा 2a लिखा यहाँ पर, इसका स्क्वायर कीजिए 4b हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। इसको 4 को देखिए 4 और दूना कितना हो जाएगा 8, यह निकाल लीजिए, देखिए 2 बाहर निकाल लीजिए और 4 बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए लिखा हो जाएगा यहाँ पर, इस पर स्क्वायर भी लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्वायर खोल दीजिए, रुक जाइए, इसको बाहर निकाल दीजिए, स्क्वायर तब इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, 4 इसको बाहर निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। अब सही है। अब देखिए बी की सानता दुगनी कर दी यहाँ पर, नहीं सॉरी स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 4 दूना कितना होता है 8 होता है, आर डबल डैश बराबर क्या है 8, के ए बी, ठीक है। इसकी सानता का स्क्वायर। अब देखिए आर डबल डैश, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं भाई, आर लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा 8r हो जाएगा यहाँ पर, तो अतः 8 और आर 8 गुना हो जाएगा, लिखिए यहाँ पर अतः आर 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। बस इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना था, कठिन क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ध्यान रखा इस बार आएगा 100%, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं, इसी में से आपके फंसने ही फंसने हैं, ठीक है। अब 18वां देखेंगे, देखिए 18वां क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दुगुना किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करनी है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए यहाँ पर किसी अभिक्रिया का वेग आधा किया जाता है, मान लीजिए एक कोई अभिक्रिया है यहाँ पर, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों मान लीजिए गैस में है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी लिखिए दर आर इसकी दर लिखिए, फार्मूला क्या होता है ए के ए की पावर क्या होता है हमारे पास यन होता है फार्मूला, ठीक है, यन होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब देखिए इसमें गैसीय अभिक्रिया में अभिक्रिया का बेग क्या किया जाता है आधा है, बेग क्या, इसका बेग कर दीजिए आधा, R/2 की रेट आधा कर दिए बेग, ठीक है, के बेग आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है, ठीक है। पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, दुगुना किया जाता है यहाँ पर, अब ठीक है। पात्र का आयतन देखिए अभिक्रिया का बेग आधा किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, जबकि पात्र का आयतन दुगुना किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, दुगुना किया जाता है, तो क्या हो जाएगा के A/2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, देखिए कैसे आधा हो जाएगा, यहाँ पर तो लिखा हुआ, आप समझेंगे, यहाँ पर तो लिखा हुआ है दुगुना क्या किया जाता है, दुगुना किया जाता है यहाँ पर, और आपने आधा किया, तो कैसे किया बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसका एक जुगाड़ है, यहाँ पर देखिए हम चूँकि जानते हैं जब आयतन, हमेशा ध्यान रखना, जब आयतन दुगुना किया जाता है तो मोलर संधारण जो होता है आधा हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है आधा हो जाता है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका अभिक्रिया का वेग भी आधा हो जाएगा, वह वेग तो इसमें कहा गया है, अभिक्रिया का वेग आधा किया तो आधा हो गया यहाँ पर। इसका समझिए जब पात्र आयतन दुगुना किया जाता है, जब इसका दुगुना करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, रट लेना है बात, जब आयतन हम यहाँ पर क्या करते हैं दुगुना करते हैं तो मोलर साधारण जो होता है वो आधा हो जाता है, जब दुगुना कहा जाए तो आधा कर देना यहाँ पर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या कर रखेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना होगा यहाँ पर, इतना कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, यहाँ पर क्या कर दिया, डाल दीजिए इसको समीकरण 2 डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दिया समीकरण 2, ठीक है। इसका क्या डाल देंगे, समीकरण 2 डाल दीजिए चाहे, ठीक है, बाद में डाल देंगे, अभी डाल दीजिए समीकरण 2 डाल दीजिए। अब क्या करेंगे बताइए, समीकरण 1/समीकरण 2 लिखिए, समीकरण 1/समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1/समीकरण 2, समीकरण 1 कहाँ हमारे पास है R/2 लिखा है यहाँ पर, बराबर एक कहाँ है यहाँ पर के ए की पावर n लिखा है यहाँ पर, बट्टे के यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर है इतना, देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको चाहे बाहर निकाल दीजिए 2 की पावर n, क्या निकाल दीजिए इसको, चाहे आप बाहर निकाल सकते हैं 2 की पावर n, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं चाहे बाहर, या छोड़िए चाहे देखिए रुक जाइए, इसको ए की पावर n इसको इस टाइप से लिख लीजिए, खोल दीजिए डायरेक्टली, हमने खोल दिया, या लिख लीजिए अभी A/2 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर कि ये पावर n। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर R/2 ऊपर पहुँच जाएगा, R नीचे आ जाएगा, ठीक है, के से के उड़ जाएगा, क्या लिख सकते हैं, ए की पावर n लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर ए की पावर n हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब R से R काट दीजिए, 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए की पावर n इन बट्टे क्या है हमारे पास, देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए, इसके बट्टे में लिखिए, और 2 की पावर n ऊपर पहुंच जाएगा, ए की पावर n नीचे आ जाएगा, छोटी क्लासों वाली यहाँ पर भिन्न सोल्व कर दी, ठीक है। ए की पावर n से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बराबर क्या बचेगा 2 की पावर n बचेगा, ई आर लिख सकते हैं यहाँ पर,
टू की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। आधार समान है, घातों की तुलना करने पर लिख लेना आधार समान है, बेस इक्वल है, यहाँ पर पावर की क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 1 हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लगेगा 1, क्या हो जाएगा कोट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगी, प्रथम कोटि की क्रिया होगी। इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, जब आयतन दुगुना किया तो आधा हो जाता, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 100% आने वाला क्वेश्चन। देखिए राउल्ट का नियम लिखिए, सीमाएं भी लिखिए। क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, विलयन का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन, ये क्या होता है, मूल प्रभाज विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, लिख लीजिए। जहाँ P0 क्या है, शुद्ध जल का शुद्ध विलायक वाष्प दाब, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। यहाँ पर क्या है, विलयन का वाष्प दाब है यहाँ पर, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब है। अब देखिए इसकी सीमाएं लिख लीजिए। देखिए सीमा है, या तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2, या उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें, ठीक है। थर्ड लिखिए, या विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। किस पर, या विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए हेनरी का नियम लिखिए, सीमाएं और अनुप्रयोग लिखिए, अनुप्रयोग भी लिखिए। देखिए इस नियम के अनुसार स्थित ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। जहाँ जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे क्या लेंगे, KH। जहाँ KH क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट होगा। जहाँ M क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, P क्या है, गैस का दाब, KH क्या है, हेनरी नेतांक है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर किस टाइप से लेंगे, किसी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है, बस लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसके सीमाएं और अनुप्रयोग देखेंगे। देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं, देखिए दाब अधिक ना हो, ठीक है। सेकंड लिखिए तनु विलयन पर लागू होता है। थर्ड लिखिए गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। चौथा लिखिए ताप बहुत कम ना हो, क्या हो, ताप बहुत कम ना हो, ठीक है। अनुप्रयोग लिख लीजिए यहाँ पर, सोडा वाटर व शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। नंबर 2 गोथागोर द्वारा यहाँ पर होता है, ठीक है। अनुप्रयोग क्या होता है, गोथागोर द्वारा, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए कोललाउस का नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर रानी चालकता के योग के बराबर होती है। क्या होता है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर रानी चालकता के योग के बराबर होती है। देखिए यहाँ पर किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, लेमडा अनंत अनुता पर, इसका मतलब इन्फिनिटी, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, उसके धनायनों प्लस का धनायनों और ऋणायनों के मोलर रानी चालकता के योग के बराबर होती है। इसी को कहते हैं कोललाउस का नियम कहते हैं, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है 21वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 22वां, देखिए असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है लिखने के लिए आएगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान आएगा, उसमें एक न्यूमेरिकल जुड़ा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर, ठीक है, किसी पदार्थ का परिकलित मोलर द्रव्यमान जो निकालते हैं मोलर द्रव्यमान, उसके सामान्य मोलर द्रव्यमान जो दिया होगा सामान्य मोलर द्रव्यमान की क्या होता है, तुलना में क्या होता है, भिन्न होता है, तब उस द्रव्यमान को कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या होता है, जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर किसी पदार्थ की परिकलित मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान उसके धनायनों और उसके सामान्य मोलर द्रव्यमान और तुलना में भिन्न होता है, तब उस द्रव्यमान को कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। आपसे पूछे असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो क्या बताएंगे, जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर किसी या सिंपल भाषा में बताना, किसी पदार्थ का परिकलित मोलर द्रव्यमान, यानी कि जब किसी पदार्थ का कैलकुलेट करेंगे द्रव्यमान, तो सामान्य मोलर द्रव्यमान से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, इस टाइप से आप बताएंगे, भिन्न होता है, तब उसे क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बस लिख लीजिए यहाँ पर 22वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 23वां क्वेश्चन, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आयनिक विलयनों की चालकता के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यावर्ती धारा में आवर्ती होती है और यह अपनी दिशा बार बार बदलती रहती है। क्या रहती है, आवर्ती होती है, उसमें क्या रहती है, दिशा बार बार बदलती रहती है, चेंज करती रहती है, ठीक है। लिख लीजिए क्या होती है, आयनिक विलयन की चालकता के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आयनिक विलयनों की चालकता के लिए या चालकता मापन के लिए चालकता के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में आवर्ती होती है और अपनी दिशा बार बार बदलती रहती है। लिख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आए हुए सब क्वेश्चन टॉप लेवल के, ध्यान रखना, बार बार आने वाले, ठीक है। 24 नंबर, देखिए निम्न पर टिप्पणी लिखिए। देखिए केंद्रीय परमाणु
और हमारे पास क्या है संकीर्ण ऊर्जा। अलग से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केंद्रीय परमाणु से आप क्या समझते हैं, संकीर्ण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, मोस्ट वांटेड है। ठीक है, देखिए केंद्रीय परमाणु क्या होता है, उपसंयोजन सत्ता में सभी लिगेंडों के बीच में या केंद्रों में उपस्थित परमाणु ही केंद्रीय परमाणु कहलाता है। देखिए जो लिखा होता है केंद्र, ये क्या होता है लिगेंड होता है, ये क्या होता है केंद्रीय परमाणु धातु होता है, यानी सेंट्रल मेटल आइटम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पर अगर कोई धातु लिख देंगे तो वो क्या होता है सिंपल धातु हो जाएगी, क्या हो जाएगी सिंपल धातु हो जाएगी। यही लिखा हुआ क्या, ये क्या उपसंयोजन सत्ता में या उपसंयोजन योग में लिख सकते हैं, या उपसंयोजन सत्ता में सभी लिगेंडों के बीच में, क्या लिगेंड है इसके बीच में, सभी लिगेंडों के बीच में केंद्र में बोल सकते हैं, बीच में उपस्थित है, इसी को कहते हैं परमाणु का केंद्रीय परमाणु कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी देखिए संकीर्ण ऊर्जा जिसे बोलते हैं, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा, क्या लिखा हुआ, अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है, इसे प्रदर्शित करते हैं। संकीर्ण ऊर्जा इसी को कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इस टाइप से लिखेंगे परिभाषा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए 25वां क्वेश्चन, साम्य स्थिरांक तथा वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 100% सब आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यह नंबर इधर डालेंगे साम्य स्थिरांक, उधर डालेंगे वेग स्थिरांक। यह उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इसका मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, इसका मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है। नंबर 2, इसका मान प्रारंभिक दाब पर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसका मान भी दाब पर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका मान में देखिए समझिए, इसका मान प्रारंभिक दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसका मान भी दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसका भी नहीं करता, इसका भी नहीं करता है। ठीक है, इसका मान केवल उत्क्रमणी रिवर्सिबल अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसका मान किसी भी अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया, इसका मान सिर्फ हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ज्ञात कर सकते हैं जो, ठीक है, इसका मान कोई अभिक्रिया आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, परासरण में विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट वांटेड है, परासरण डालेंगे इधर हेडिंग, इधर डालेंगे विसरण। ठीक है, अब देखिए परासरण में अर्धपारक में झिल्ली का होना अनिवार्य है, विसरण के लिए अर्धपारक में झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, परासरण दाब की परिभाषा नंबर 1 को पढ़ाई थी, समझाई थी कि नहीं। इसमें क्या होता है, परासरण में अर्धपारक में झिल्ली का होना क्या होता है, आवश्यक होता है, इसमें क्या होता है, विसरण में आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। ठीक है, परासरण में क्या होता है, विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। इसमें क्या होता है, विसरण में विलय के कण अधिक सांद्रता विलयन से कम सांद्रता विलयन की ओर जाते हैं। और नंबर 3, परासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, विसरण ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में होता है। ठीक है, किसी भी अवस्था में होता है, लिख लीजिए यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको लिख लेना, थ्योरेटिकल पढ़ने वाले इसको याद कर लेना। ठीक है, 2-4 बार पढ़ना याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से अब क्या समझते हैं। देखिए सब इसी में से पेपर पूरा फंस जाएगा, 100 नंबर, 70 में 70 नंबर, जितने भी नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या है, देखिए किसी विलायक में के बाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को ही बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी विलायक में बाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब का अनुपात, देखिए क्या होता है, किसी विलायक के बाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब का अनुपात, दाब के अनुपात को ही क्या कहते हैं, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए 28वां क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस क्या लेते हैं हमेशा H2 में। ठीक है, H2 गैस का दाब 1 atm तथा विलायक में हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों के लिख लेना, आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लेना, यहाँ पर हिंदी में हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोल हो तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 यानी कि H2 गैस होती है जो H2 में रहते हैं, गैस का दाब 1 atm तब विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोल हो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन, इसलिए एक दंतु लिगेंड 100% आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, एक नंबर का क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, एक ऐसा लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंतु लिगेंड कहलाता है। ठीक है, दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। एक दंतु लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंतु लिगेंड कहलाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NH3 अमोनिया। ठीक है, लिख लीजिए। 29 क्वेश्चन हम 30 देखेंगे। देखिए 30 नंबर, फेराइडे के विद्युत अपघटनी नियम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्रथम नियम, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। W क्या होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। क्या होता है, Q क्या होता है, आवेश, यानी चार्ज की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह, या Q बराबर जानते हैं फॉर्मूला IT होता है, जब यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे क्या आ जाएगा, ZIT हो जाएगा। यहाँ पर Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। द्वितीय नियम इसी टाइप से लिख लीजिए, जब विद्युत धारा की समान मात्रा
मात्रा विभिन्न विद्युत अवघट्टियों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, ये क्या होती है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अवघट्टियों में प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों में क्या होती है, समानुपाती होती है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर डबल इसको लिख सकते हैं W1/W2 समानुपाती, यहाँ पर E1/E2। ठीक है, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटा लगा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर W1/E1/E2। ठीक है, अब देखिए W बराबर फॉर्मूला W बराबर क्या होता है, ZIT। तो यहाँ पर W1 की जगह पर क्या हो जाए, Z1IT हो जाएगा। यहाँ पर W2 की जगह पर क्या हो जाएगा, Z2IT E1/E2। देखिए I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T, तो क्या हो जाएगा Z1/Z2 बराबर E1/E2। ठीक है, ये परिभाषा यहाँ पर 2-3 नियम यहाँ पर हो गया, इस टाइप से लिख लीजिए 2-3 नियम यहाँ पर। ठीक है, इन सबको लिखते रहना। ठीक है, अब देखिए 31 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 31वां, उपसहसंयोजक में ज्यामितीय समानता को उदाहरण सहित पढ़ने कीजिए। ध्यान से देखना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यामितीय समानता देखिए, ज्यामितीय समानता क्या होती है, इसको ऊपर और बढ़ा लेते हैं जिससे कि हमको दिखे। देखिए, वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, क्या हो तो अणुसूत्र समान हो परंतु ज्यामितीय व्यवस्था में ज्यामितीय व्यवस्था भिन्न हो। ठीक है, ज्यामितीय समावि कहलाते हैं तथा इनका यह गुण ज्यामितीय समाविता कहलाता है। ये लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, PT/L2L3 का होल ट्वाइस। क्या होती है ज्यामितीय समाविता, वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो परंतु ज्यामितीय व्यवस्था भिन्न हो ज्यामितीय समावि कहलाते हैं तथा इनका यह गुण क्या होता है, एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्यामितीय समाविता कहलाती है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 32 क्वेश्चन नंबर। देखिए फेलिंग विलयन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं। देखिए फेलिंग विलयन क्या होता है, फेलिंग विलयन यानी कॉपर ऑक्साइड का एक रासायनिक अपकर्मक है। ठीक है, जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या किया जाता है, परीक्षण के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्लता की ऊपर ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है। तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्लता की ऊपर ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है। ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास ग्लूकोज है, फेले विलयन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल का यहाँ पर फॉर्मूला क्या वो है, इसमें यहाँ पर घुस जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लग जाता है COOH यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोनिक अम्ल और लाल अपक्षय हमेशा जब भी फेलिंग विलयन की क्रिया होती है क्यूपर ऑक्साइड का लाल अपक्षय जरूर बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं क्यों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संक्रमण तथा आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रचलित करते हैं। ठीक है, प्रचलित करते हैं। ठीक है, किसके कारण करते हैं, संक्रमण धातुएं अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण प्रचलित अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कुछ भी लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, 34 क्वेश्चन 35 लिख लीजिए, संक्रमण धातुएं इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों करते हैं। देखिए, संक्रमण धातुओं में N-1 × D कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण भरा होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है एवं रासायनिक क्रियाओं का भाग लेकर इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेते देते हैं। ठीक है, यही कारण क्या है, संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक हैं। क्या है, अच्छी कैटालिस्ट है। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, संक्रमण धातुएं N-1 × D कक्षक क्या होता है, अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण क्या होगा, अपूर्ण रूप से जब कक्षक भरा होगा तो क्या होगा, संयुक्ता, तो क्या होगा यहाँ पर पर्वतीय संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि इनका पृष्ठ क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है एवं रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, यही कारण है कि संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक हैं। लिख लीजिए परिभाषा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग में फंसेगा, 3-4 नंबर का ध्यान रखना। संयुक्ता बंध सिद्धांत के स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या बर्नर का सिद्धांत या संयुक्ता बंध सिद्धांत, 100% आना है चांस। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह सिद्धांत संकुल यौगिक में चुंबकीय गुण या ज्यामितीय आकृति के बारे में बताता है। किसमें बताता है, चुंबकीय गुण एवं ज्यामितीय आकृति के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बिंदु निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर 1, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या अपनी कल इधर बढ़ाते हैं, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर कराता है, धनायन बनाता है। ठीक है, नंबर 2 लिख लीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। क्या करता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। एक रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के बराबर होता है। लिख लीजिए, पॉइंट है। ठीक है, ये धातु के बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो बाह्य संकुल यौगिक संकुल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं। चौथा लिखिए, यदि धातु के आंतरिक N-1 × D कक्षक संक्रमण की क्रिया में भाग लेते हैं तो आंतरिक संकुल यौगिक निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, 5वां लिखिए, यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अनुचुंबकीय या रंगीन, यदि संकुल युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय रंगीन होता है। ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर बस थ्योरेटिकल पढ़ लेना 2-4 बार। ठीक है, पॉइंट पढ़ लेना, बस लिख देना एग्जाम में। 36वां क्वेश्चन हो गया। 37वां क्वेश्चन देखिए, लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना, इसको कतई पढ़ लेना। ठीक है, ये द्विक लवणों में द्विक लवण संकुल में अंतर स्पष्ट कीजिए, हेडिंग लिख लेना। ठीक है, द्विक लवण में क्या होता है,
समानता है, दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। इसमें क्या होता है, सरल लवण जिनमें संकुल यौगिक बनाते हैं समान आणविक अनुपात में ही भी हो सकते हैं। ठीक है, केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होता है, क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होता है, क्रिस्टल व विलयन अवस्था में पाए जाते हैं। थर्ड, ये आयनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं, आयनिक यौगिक भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें, एक क्रिस्टल व विलयन अवस्था में, एक क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, विलयन अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल यानी कि विलयन अवस्था, क्रिस्टल दोनों में पाए जाते हैं। क्रिस्टल या दोनों एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख लीजिए, क्रिस्टल व विलयन अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया 37वां। देखिए 38 नंबर, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, हम बता रहे हैं 100% सब फंस जाएगा इसी में से। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, रिएक्शन आपको क्या होता है जब उसमें से बड़े नहीं फंसेंगे, वो करवा देंगे, वो भी फंस जाएंगे आप। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन करवा ही चुके हैं, अगर नहीं करवाएं कमेंट करना, नेमिंग रिएक्शन भी करवा देंगे। पूरा 100% आपका पेपर इसी से फंस जाएगा, ऑब्जेक्टिव ले लें पूरा फंस जाएगा। और ठीक है, एल्डिहाइड लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए लेंथेनाइड डालेंगे, हेडिंग एक्टिनाइड डालेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीकरण की अवस्था के अतिरिक्त +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +4 +5 +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी व्यक्त करते हैं। नंबर 2 लीजिए, इधर लिख लीजिए, इनमें केवल इनकी प्रोमीथियम रेडियो सक्रिय तत्व, ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व जो एक्टिनाइड होते हैं उसमें सभी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। ठीक है, नंबर इनकी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत कम होती है। इनकी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसकी कम होती है, इसकी अधिक होती है। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होता है, इनके हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखना है, पढ़ लेना पॉइंट सब इसी से, ऑब्जेक्टिव कराने की जरूरत नहीं, इसी में से फंस जाएंगे। ठीक है, इनके अधिक क्षारीय होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड क्या होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, इनके अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इनके अधिक क्षारीय होते हैं। 39वां लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% फंसेगा क्वेश्चन इस बार। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए लेंथेनाइड संकुचन पर सच्ची टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखिए लेंथेनाइड संकुचन क्या होते हैं, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आणविक आकारों में क्या होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। क्या होती है लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आणविक आकारों में होने वाली स्थिर कमी क्या कहलाती है, लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कारण, उसमें कारण भी लिखिए। देखिए श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, परीक्षण प्रभाव। ठीक है, इसके लिए परीक्षण प्रभाव कम होता है, ये कक्षों की आकृति इसके लिए क्या होती है, अनुकूल नहीं होती। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में नियमित कमी पाई जाती है। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, लिख लीजिए यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान रखना। थ्योरेटिकल है, फंसेंगे जरूर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। 40वां यहाँ पर ये इन दो में से तो 100% छपना है। बर्नर का सिद्धांत, बीबीटी थ्योरी, एक फंसेगा। बर्नर का सिद्धांत, स्विस के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने जटिल यौगिक या उपसहयोगी यौगिक की संरचना और इन यौगिकों के गठन को समझने के लिए बहुत अध्ययन करने के बाद अपने विचार रखे, जिसे हम बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बर्नर के सिद्धांत मुख्य अवधारणा निम्न है। जो बर्नर के सिद्धांत क्या है, इसकी मुख्य अवधारणा निम्न है। नंबर 1 लिख लीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयुक्ता होती है। क्या होती है, इनकी 2 टाइप की संयुक्ता वैलेंसी होती है। नंबर 1 प्राथमिक संयुक्ता, द्वितीय संयुक्ता होती है। नंबर 2 प्राथमिक संयुक्ता आयनिक होती है, जिसे टूटी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या होती है, प्राथमिक संयुक्ता आयनिक होती है, जिसे टूटी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या हमेशा ऋणायन से संतुष्ट होती है। ठीक है, द्वितीय संयुक्ता उपसंयुक्ता होती है, जिसे ठोस से दर्शाते हैं, या लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट होती है। नंबर 40 प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयुक्ताओं से संतुष्ट करना चाहती है। ठीक है, प्रत्येक धातु परमाणु अपने दोनों संयुक्ताओं को क्या करना चाहती है, सेटिस्फाई करना चाहती है। नंबर 5 लिखिए, प्रत्येक धातु आयन की द्वितीय संयुक्ता निष्पिट होती है। क्या होती है, निष्पिट होती है। पॉइंट है, 3-4 लिख देंगे तब भी आपका कम हो जाए, 4 लिख देना, 5 नहीं लिखना, 4 लिखना, लिख देना लेकिन। ठीक है, पढ़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, थ्योरेटिकल में पढ़ने वाले को याद कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटीन के व्यक्तिगण पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है, आता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ, आप सब अनसाइड पेपर पिछले साल का पेपर देख लेना, सब फंसा मिलेगा आपको। ठीक है, अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ तृतीयक संरचना में द्वितीय संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है। क्या होता है, यह मूल प्रक्रिया है। क्या होती है, मूल प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ तृतीयक संरचना व द्वितीय संरचना को छोड़कर नई संरचना क्या करता है, प्राप्त करता है। इसमें इसके प्रत्येक प्राथमिक संरचना पर कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, अंडे को गर्म करना। ठीक है, ये लिख लेंगे। क्या होता है, प्रोटीन का व्यक्तिगण, यह एक प्रक्रिया है। क्या एक प्रक्रिया, जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ, ठीक है, तृतीयक संरचना व द्वितीय संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त होती है। द्वितीय और तृतीय संरचना छोड़ देती है, तृतीय संरचना और द्वितीय संरचना, हाँ भाई सही तो है, तृतीय संरचना छोड़ देती है और द्वितीय संरचना छोड़कर क्या एक नई संरचना प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है, इसी को कहते हैं प्रोटीन का व्यक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें इसके प्रत्येक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। अंडे को गर्म करना एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, 22वां लिखिए, जूटरान पर, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है परिभाषा, आई हुई है पेपर में। ठीक है, एमिनो अम्लों में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक
एमीन समूह समान अणु में पाए जाते हैं। क्या करते हैं, एक एक अमीनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक एमीन समूह, कार्बोक्सिलिक मतलब COOH, एमीन का आता है NH2 समूह अणु में पाए जाते हैं। जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह तथा H प्लस होता है। क्या करता है, होता है यहाँ पर, ठीक है, देता है मतलब खोता है, मान लीजिए समझ लीजिए खोता है, तो NH2 समूह इसे स्वीकार करता है, नहीं लेता है, ये देता है लेता है, ठीक है। इस प्रकार ज्यूटरान का निर्माण होता है। क्या होता है, इस प्रकार क्या होता है, ज्यूटरान का निर्माण होता है, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। 43 देखिए, सब इसी में से पूरा पेपर फंस जाएगा, ध्यान देना, आंसर उठा लेना, पेपर उठा लेना पिछले सालों का, नया पेपर देख लेना, ठीक है। आपका प्री बोर्ड पेपर हुआ हो उसको मिल लेना, सब इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। और करवा देंगे इंजेक्शन, वो भी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, सब इसी से मैच कर जाएगा, आप देख लेना मिलाकर पेपर, ठीक है। Cr2+ अपचायक है जबकि Ml+ ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों D4 विन्यास हैं। देखिए Cr2+ किस में बदल जाता है, ध्यान रखना, Cr3+ में, ठीक है, Cr3+ में D4 से D3 में बदल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन अपचायक है यहाँ पर, माइनस का मतलब क्या है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन, देखिए देने वाला क्या होता है, धनी होता है, लेने वाला क्या होता है, ऋणी होता है, हमेशा ध्यान रखना। जो लेता है वो क्या होता है, ऋणी होता है, नेगेटिव आ जाएगा, देता है उस पर धनात्मक आ जाएगा, ध्यान रखना। अपचायक यानी कि इसने ले लिया, यहाँ पर मतलब कि लिया है मतलब कि ले लिया इसने। ऋणात्मक मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक है, मतलब अपचायक। Mn3+ क्या हो जाता है, Mn2+, यानी D4 से D5+, मतलब इसका मतलब क्या, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, देखिए D4 से D5 हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे दिया है यहाँ पर, क्या कर दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इससे, 4 से क्या हो रहा है, 3, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए 4 से, लेकिन हाँ सॉरी एक कम हुआ यहाँ पर, नेगेटिव मतलब क्या कम होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, सिंपल भाषा में समझिए। लेकिन सिंपल एक और बात समझ लीजिए, जो देने वाला होता है धनी होता है, देखिए प्लस होता है, जिस पर प्लस वो दिया देगा तो उस पर प्लस आ जाएगा, लेगा उस पर ऋण आ जाएगा, ये सिंपल समझ लीजिए, ठीक है। देखिए D4 से क्या हो रहा है, D5 में, अब D4 से क्या हो रहा है, D3 में यहाँ पर, ठीक है। जो क्या है यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर D4 से D5 यहाँ पर बढ़ रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। अपचायक क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। Cr2+ है अपचायक, क्योंकि D4 से D3 में बदलता है, D4 से क्या हो रहा है, D3 में बदलता है, इसलिए क्या है, अपचायक है, जिससे आदपरित T2G प्राप्त है, ठीक है, जिससे क्या आदपरित 2Tg प्राप्त है। दूसरी और Mn3+ एक ऑक्सीकारक, क्योंकि ये D4 से D5 में बदलता है। जब ऑक्सीकारक क्यों, क्योंकि D4 से D5 बदलता है, जिससे यह स्थायी से प्राप्त होता है, ठीक है। NCERT के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आप NCERT की किताब उठाना, DFF ब्लॉक के तत्व की, उसमें एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए ये भी उसी का है, Cr2+ Fe2+ में कौन सा प्रबल अपचायक है तथा क्यों। देखिए इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, माइनस के 0.41 वोल्ट, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.77 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के मानों से पता, ई नोड के मानों से पता चलता है कि Cr2+ प्रबल अपचायक है, ठीक है, क्या है, प्रबल अपचायक है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए नेगेटिव लगा था तो अपचायक होगा, यहाँ पर देखिए नेगेटिव लगा हुआ तो क्या है, अपचायक है यहाँ पर, मतलब कि जो जिस नेगेटिव वाले में जो कम होता है, यहाँ पर देखिए इससे कम है, नेगेटिव वाला हमेशा देने का सबसे कम वैल्यू होती है, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो नेगेटिव अगर चिन्ह उसके आगे लग गए तो वो सबसे 0 से भी कम हो जाता है, ध्यान रखना, जिससे 0 से भी छोटा हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है, ठीक है। ई के मानों से पता चलता है कि Cr2+ एक प्रबल अपचायक है, क्या है, प्रबल अपचायक है, लिख लीजिए। देखिए 45वां क्वेश्चन लिखिए 45, यह प्लग तत्वों से आप क्या समझते हैं, इन तत्वों की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालिए। देखिए यह प्लग तत्व क्या होते हैं, आवर्त सारणी में दूसरे प्रकार के संकर्ण तत्व भी होते हैं जो सामान्य संकर्ण तत्वों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, तथा जिनके बाह्यतम 3 कोष क्या होते हैं, आंतरिक रूप से भरे होते हैं, जिन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या एफ-प्लग के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें आंतरिक संकर्ण तत्व या एफ-प्लग के तत्व कहते हैं, ठीक है। विशेषता लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-2 F0 से 14 होता है, और इसका क्या होता है, N- D0 से 1 होता है, NH2 होता है, ठीक है। संयुक्त ये तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, इनकी सामान्य संयुक्ता 3 होती है, 5 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन, या 4 नंबर का, ठीक है। धातुविक गुण, इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, धातुएं हैं। संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति, आयुर्वेद डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये तत्व क्या होते हैं, संकर आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, संकर आयन बनाते हैं, लिख लीजिए ये भी क्वेश्चन, ठीक है। 45वां 46वां देखेंगे, देखिए 46वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आंसर से हमने कोई इधर से ले लिया क्वेश्चन, आंसर में जानते हैं आप इधर उधर सब पार्ट के क्वेश्चन होते हैं, कोई इस पार्ट से आ जाते कोई इस पार्ट से आ जाते, इसलिए हमने आंसर से लिखा था, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड में फार्मिक अम्ल की 2019 में क्वेश्चन आया हुआ, संरचना की भिन्नता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फार्मिक अम्ल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ऊपर लगा होता है, क्या होता है, कार्बन, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, कार्बोनिल समूह, ठीक है, आपको मालूम होगा। फार्मिक अम्ल कार्बोनिल समूह होता है कि समूह की संयुक्ता में एक हाइड्रोक्सी, ये कार्बोनिल समूह में क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए समूह की संयुक्ता में एक हाइड्रोक्सी, देखिए OH जुड़ा हुआ तो एक हाइड्रोक्सी, बस दूसरी संयुक्ता में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, दूसरी संयुक्ता में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है, ठीक है, जुड़ा रहता है बोल सकते हैं। अब देखिए इसकी हमें भिन्नता स्पष्ट करनी है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए स्ट्रक्चर होता है, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह ये है
कि दोनों संयुक्ताओं से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। दोनों संयुक्ताओं से क्या जुड़ा, बैलेंसी से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु एड है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही क्या है, भिन्नताएं लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट 46वां क्वेश्चन हो गया। आप 47वां देखेंगे। देखिए 47वां, संकर्ण तत्व क्या है, इन्हें संकर्ण तत्व क्यों कहते हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को संकर्ण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, बाह्य डी उपकोष में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित हैं। जो क्या होते हैं, एस, आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल, एस तथा पी ब्लॉक के तत्व में क्या होते हैं, बीच स्थित, जिनके कारण इन्हें संकर्ण तत्व कहते हैं। ठीक है, यही है यहाँ पर, डी ब्लॉक के तत्वों को संकर्ण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोष में प्रवेश करते हैं तथा ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जिनके कारण। क्वेश्चन को 48वां, प्राथमिक द्वितीय व तृतीयक एल्कोहलों में अंतर संरचना के आधार पर कीजिए। यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल डालेंगे हेडिंग, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इनकी HCl प्लस ZnCl2, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, विलयन में देखिए, विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है, विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 5 से 10 मिनट के बाद विलयन दूधिया रंग का हो जाता है। इसमें क्या होता है, तुरंत ही विलयन का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसकी उपस्थिति में HCl ZnCl2 की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया नहीं होती। इसमें क्या होता है, इनकी यहाँ से देखिए, यहाँ से OH समझ लीजिए यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए CH Cl लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर RR लगा हुआ है। यहाँ से मान लीजिए OH निकल जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा CR, यहाँ RR लगा हुआ, 3 R लगाए हुए यहाँ पर Cl लगा दिया है। यही क्या यहाँ पर लिख लीजिए, यही आपका क्या है, अंतर है यहाँ पर। ठीक है, 49वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, सब सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, सब पढ़ने वाले क्वेश्चन है। देखिए फेलिंग में सी उपकरण के द्वारा एल्डिहाइड कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 49वां देखिए, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या डालेंगे, फर्स्ट एल्डिहाइड फेलिक विलयन से क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित करके लाल रंग का अपक्षेप देता है, जबकि कीटोन ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड फेलिक विलयन से अभी बताइए, देखिए करवाई थी, आप जानते भी हैं, जब भी हम कोई भी हो यहाँ पर फेलिक विलयन से क्रिया कराते हैं, क्या क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप जरूर बनता है। ठीक है, इसीलिए यही लिखा हुआ है, एल्डिहाइड फेलिक विलयन के क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है, CO2 में अपचयित करके क्या लाल रंग का अपक्षेप देता है, होता है लाल रंग का अपक्षेप देता है। ठीक है, जबकि कीटोन ऐसा नहीं करता, कीटोन नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए रिएक्शन लिख देंगे आप, लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये रिएक्शन ये फिलिंडा इनकी भरने जो भरी जाती है, रिएक्शन पूरी की जाती है, उसमें ये पूछी गई थी रिएक्शन 2023 में भी। ठीक है, फिर देखिए दूसरी, एल्डिहाइड शिव अभिकर्मक के साथ लाल या गुलाबी रंग देता है, जबकि कीटोन ऐसा नहीं करता है। एल्डिहाइड शिव अभिकर्मक द्वारा क्या होता है, शिव अभिकर्मक के साथ लाल या गुलाबी रंग देता है, जबकि कीटोन ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, 49 में लिख लीजिए क्वेश्चन। देख लीजिए 50 क्वेश्चन, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए जब प्रोपिनोमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, एथिलेमिन बनती है। ठीक है, किसी जब प्रोपिनोमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनती है, एथिलेमिन बनती है। देखिए क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पर, प्रोपिनोमाइड ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास, यहाँ पर तो क्या बनती है, C2H5 एथिलेमिन बन जाती है, KBr बन जाता है, K2CO3 बन जाता है, 2H2O बन जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, बस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कर लेनी रिएक्शन की। 50 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। देखिए टोलन अवकर्मक, यहाँ पर टोलन अवकर्मक के उपयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य अंतर करने के लिए टोलन अवकर्मक का उपयोग किया जाता है। किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य अंतर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टोलन अवकर्मक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलन अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक के अपचयित कर रजत दर्पण देता है। हमेशा देना, जब भी टोलन अभिकर्मक क्रिया करेगा किसी से, एल्डिहाइड से करेगा, किसी से करेगा, लेकिन रजत दर्पण जरूर बनेगा। यहाँ पर फेलिक विलयन करेगा तो क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए बातें। ठीक है, इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड सोने को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, यहाँ पर ले लिया एल्डिहाइड, ले लिया यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर 2AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर यानी कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, 3OH ले लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर रजत दर्पण बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा, रजत दर्पण और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, RCOO यहाँ पर अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए 52 क्वेश्चन लिख लीजिए। संकर्ण तत्व क्या है, इसके चुंबकीय तथा उत्प्रेरक गुण समझाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी संकर्ण तत्व लिखवाया, लिख लीजिए, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन D से 1 to 10 उपकोष में प्रवेश करता है तो संकर्ण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसमें प्रवेश करता क्या कहलाते हैं, संकर्ण तत्व कहलाते हैं। या ZnCdHg को छोड़कर डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, संकर्ण तत्व। इनको छोड़कर क्या है, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, संकर्ण तत्व हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय गुण लिख लीजिए यहाँ पर। डी ब्लॉक के तत्वों में ZnCdHg को छोड़कर शेष सभी तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रकट करते हैं, क्योंकि डी कोष में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब भी देखिए ध्यान रखना, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करतेगा। ध्यान रखना क्या करेगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, लिख लीजिए अनुचुंबकीय गुण। अब देखिए उस पर गुण लिख लीजिए, सभी संकर्ण तत्व में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण
कारण उत्प्रेरक गुण निरूपित करते हैं, क्योंकि मुक्त आयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुक्त संयुक्ताओं के चारों ओर फैले रहते हैं, ठीक है, जिनमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषित होकर उत्पाद का निर्माण करता है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है, ठीक है। अब लिख लीजिए इसको, फेलिंग विलयन के उपयोग लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और कीटोन के समूह के मध्य विभेद करने में उपयोग किया जाता है, जो कि फेलिक विलयन ए तथा फेलिक विलयन बी का मिश्रण होता है, ठीक है। इसकी क्रिया एल्डिहाइड से कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप देता है, ठीक है। वही रिएक्शन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, CO2 लाल अपक्षेप बन जाएगा यहाँ पर, ठीक, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। जब जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और कीटोन समूह के मध्य विभेद करने में उपयोग किया जाता है, और जो फेलिक विलयन ए तथा बी फेलिक विलयन बी का मिश्रण होता है, ठीक है। इसकी क्रिया एल्डिहाइड से कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप देता है, ठीक है, लिख लीजिए रिएक्शन ये। अब देखिए 54, स्कैंडियम Z12 एक संकरण तत्व है, परंतु जिंक नहीं। सभी आंसर से, ठीक, इधर उधर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, चूंकि यहाँ पर क्या है, Sc के पास अपूर्ण डिकक्षक 3D1 होता है, इसलिए यह संकरण तत्व है, ठीक है। Sc के पास क्या होता है, अपूर्ण डिकक्षक 3D1 होता है, इसलिए यह क्या है, संकरण तत्व है। Zn के पास क्या होता है, Zn के पास पूरा भरा डिकक्षक 3D10 होता है, इसमें क्या होता है, भरा नहीं होता, मतलब कि क्या होता है, देखिए Sc का आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, स्कैंडियम का क्या करेंगे आप, पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, स्कैंडियम क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे डी कक्षक क्या होगा, यहाँ पर इसका लास्ट 3D1 क्या आएगा, होता 3D1 होता है, इसलिए संकरण तत्व, यानी कि पूरा या इसका कक्षक पूरा नहीं भरा होता। आप देख लेना, चेक कर लेना आप, ठीक है। इसलिए क्या है, संकरण तत्व। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण भरा होता है, इसलिए संकरण तत्व नहीं होता, ठीक, इतनी सी बात है, लिख लीजिए। अब देखिए 55 क्वेश्चन, मेथिलेमिन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, क्यों, समझाइए। देखिए, जब मेथिलेमिन में क्या होता है, आई प्रभाव होता है, यानी इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, इस पर भी एक, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर, ए मेथिलेमिन का है यहाँ पर, ठीक है, अमोनिया का। देखिए, मेथिलेमिन एल्किल समूह की उपस्थिति, एल्किल समूह, इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, हमारे पास आई प्रभाव होता है यहाँ पर, उपस्थिति के कारण आई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो जाता है, और नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन एवं अमोनिया की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, इसलिए मेथिलेमिन अमोनिया की अपेक्षा अधिक प्रबल क्षारीय होता है, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 56 क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 अभिलक्षण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, समय इनवर्स होता है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया सामान्यतः में क्या होता है, ये होता है समीकरण, ये क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता T समय में सांद्रता होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल कितना होता है, 0.693 बटे क्या होता है, अर्ध आयुकाल क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ लेना इसको। अब देखिए 58 क्वेश्चन, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जिससे फिनेटाइन बनता है। क्या बनता है, फिनेटाइन बनता है, मुक्त प्रोटॉन, मुक्त प्रोटॉन आयन का होता है। देखिए, ये क्या होता है, फिनाल का फार्मूला होता है, इस पर क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, एक H होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाता है, फिनेटाइन बन जाता है, H+ बन जाता है यहाँ पर, लिख लीजिए। 59, देखिए, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक मेथॉक्सी मीथेन से ज़्यादा होता है, क्यों, देखिए, विद्युत, लिख लीजिए, देखिए समझ लीजिए, एथनॉल विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि मेथॉक्सी मीथेन हाइड्रोजन बंध नहीं होता। सिंपल से ध्यान रखना, लिखा हुआ एथिल अल्कोहल क्वथनांक मेथॉक्सी मीथेन से ज़्यादा होता है, क्यों, समझ लिया, हाइड्रोजन बंध के कारण, ठीक है। मेथॉक्सी मीथेन के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं होता, चूंकि इसमें होता है एथिल अल्कोहल में, ठीक है। क्या होता है, एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है, मेथॉक्सी मीथेन में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, ठीक है, नहीं बनाता है बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए C2H5 और यहाँ पर इसके बीच हाइड्रोजन बंध बन गया, यहाँ पर इसके बीच बन गया, लिख लीजिए यहाँ पर। 59 क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन, कीटवन कैसे कहते हैं, इसकी क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ लिखें। देखिए क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगों का सूक्ष्म जीवों या जीवाणु द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होने की घटना को कीटवन कहते हैं। क्या जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म जीवों या जीवाणु द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होने की घटना को कहते हैं कीटवन कहते हैं। दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, मतलब मिठाई बनना, चीनी बनना, ये भी कीटवन है, ठीक। कीटवन की अनुकूल परिस्थितियाँ लिख लीजिए। विलयन तनु होना चाहिए, क्यों तनु विलयन में कीटवन अधिक सक्रिय होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि तनु विलयन अधिक सक्रिय होते हैं। कमरे का ताप कितना होना है, 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड का ताप उपयुक्त होता है, क्या अधिक सही उपयुक्त होता है, सही होता है। वायु का संचार आवश्यक, इसके लिए क्या हो, वायु का संचार हो आवश्यक हो। चौथा लीजिए, कीटवन की क्रिया के लिए विलयन का pH मान 6 से 8 होना चाहिए। कीटवन की क्रिया होती है, विलयन का मान कितना होना, 6 से 8 होना चाहिए। इन 60 क्वेश्चन है, इनको आप रट लेना, कुछ भी कर लेना, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। अब क्या होता है, जब लाएंगे कैसे प्राप्त करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा आपका फिजिक्स का, अपनी केमिस्ट्री का पेपर सॉरी पूरा आ जाएगा इसी से। न्यूमेरिकल थोड़े बहुत तो कराएंगे, यहाँ पर कर लिए होंगे, अनसार पेपर सब करवा दिया, सब इसी में से पूरा पेपर आपका 100% फंस जाएगा, गारंटी है। जितना हमने दिया है कंटेंट सब आपको तैयार कर लेना है, इसी से सब पूरा पेपर 100%, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, ध्यान रखना। जितना कराया आपको सिर्फ कर लेना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कर देना अगर नए हैं चैनल पर, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, ध्यान देख रहे हैं आपको मालूम होगा, कोई कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, ठीक है।